हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित कुमार आपकी अगली वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपसे बात करेंगे नए पॉइंट की। नए लेक्चर के अंदर आपसे डिस्कस करेंगे, नए पॉइंट के बारे में हम थोड़ा सीखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा पीछे की बात कर ले रहे हैं। हमारा पिछले जो लेक्चर था आपका बैंकिंग एंट्रीज के ऊपर था, तो हम बैंकिंग एंट्रीज के ऊपर जो प्रैक्टिकल वर्क दिया था, जो प्रैक्टिस वर्क था, उसकी जरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। जिन जिन स्टूडेंट्स ने, जिन जिन बच्चों ने इस काम को कंप्लीट कर लिया है, वो एक बार अपने आप को चेक कर ले। अगर नहीं किया, अगर कोई कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम रह गया या कुछ रह गया हो, कुछ नहीं समझ आया हो, तो कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद नए पॉइंट की आपसे चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं। आज पहला एंट्री है आपका कैश डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट। कैश डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट पहले थोड़ा सा रिपीट कर ले रहे हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट के अंदर आप जानते हो, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। रियल अकाउंट का मतलब आने वाली वस्तु डेबिट और जाने वाली वस्तु क्रेडिट। और नॉमिनल अकाउंट होगा बच्चों खर्चे डेबिट और इनकम क्रेडिट। ये आपको शायद याद हो गया होगा। बार बार रिपीट करने से फायदा होगा, आपको आसान रहेगा, आप आसानी से काम कर सकते हो। एंट्री की बात कर ले रहे हैं। एंट्री के अंदर हम आपसे बात कर रहे हैं। आपने बोला कि कैश डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट। कैश डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट का मतलब यहाँ पर दो अकाउंट ढूंढे होंगे आपने, एक कैश होगा और दूसरा बैंक होगा। कैश रियल अकाउंट है, आने वाली वस्तु डेबिट, जाने वाली क्रेडिट। कैश जा रहा है तो क्रेडिट होगा, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि बैंक पाने वाला हो गया। नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं बच्चों, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक अकाउंट। बैंक से पैसा निकाला तो कैश आ रहा है ना, तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री हो गया बच्चों, गुड्स परचेज एंड द पेमेंट मेड बाय बैंक। आपने माल खरीदा और उसका पेमेंट कैसे किया, बैंक से पेमेंट किया, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया होगा, तो उसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री, गुड सोल्ड एंड द अमाउंट रिसीव्ड इन बैंक अकाउंट। बैंक में पैसा आ गया क्योंकि हमने माल बेचा। बैंक में पैसा आया तो बैंक पाने वाला हो गया ना, पाने वाला को डेबिट करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गुड्स परचेज एंड द पेमेंट मेड बाय बैंक। माल खरीदा और पेमेंट आपने बैंक से किया, तो एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री होगा बच्चों, गुड्स परचेज ऑफ ₹20,000, ₹5,000 पेड फ्रॉम बैंक एंड द बैलेंस इन कैश। आपने बोला कि हमने माल खरीदा ₹20,000 का, ₹5,000 तो आपने बैंक से पेमेंट किया और बचा हुआ नगद किया, तो एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू कैश। परचेज 20,000 का हो गया, बैंक हो गया 5,000 और कैश हो गया 15,000, क्योंकि 20,000 से 5,000 आपने बैंक से पेमेंट कर दिया। नेक्स्ट होगा, गुड्स सोल्ड ऑफ ₹10,000 ऑफ द अमाउंट ऑफ ₹6,000 रिसीव्ड इन बैंक एंड द बैलेंस इन कैश। ₹10,000 का माल बेचा, ₹6,000 आपको बैंक में मिल गया, तो बचा हुआ 4,000 कैश आया होगा, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 6,000, कैश अकाउंट डेबिट 4,000 टू सेल्स 10,000। नेक्स्ट एंट्री करते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेश एंड डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट। बच्चों आपको महेश से कैश मिला और बैंक में जमा कर दिया, तो आप इसकी दो एंट्री भी कर सकते हो और एक एंट्री भी कर सकते हो। पहली तो ये एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या सीधी एक एंट्री कर सकते हो कि कैश आया महेश से और बैंक में जमा हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हो। नेक्स्ट एंट्री है, पेड टू मोहन फॉर फ्रॉम बैंक अकाउंट। ये कह रहे हैं कि आपने मोहन को पेमेंट किया, बैंक अकाउंट से पेमेंट किया होगा, तो मोहन पाने वाला हो गया, डेबिट कर देंगे, तो मोहन को डेबिट कर दो टू बैंक। सैलरी पेड फ्रॉम बैंक, आपने सैलरी का पेमेंट किया, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसके बाद आप बोलते हो कमीशन रिसीव्ड इन बैंक अकाउंट, तो एंट्री होगा कैश अकाउंट, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, क्योंकि आपके बैंक में पैसा आ रहा है। अब हम आपसे जो चर्चा कर रहे हैं बच्चों, हम आपसे बात कर रहे हैं कि ये जो आपने अभी तक एंट्री किया, इन एंट्रीज के लिए आप पूरी एंट्री की कैसे चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ आपसे कॉन्सेप्ट की बात की है। अगर मैं आपसे आगे की बात करता हूं, अभी तो खाली कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट के अंदर आपने टाइप्स ऑफ अकाउंट सीख लिया, टाइप्स ऑफ अकाउंट के साथ साथ उनके नियम सीख लिए, नियम के बाद आपने एंट्री भी करनी सीख ली। लेकिन अभी बच्चों जो आपने एंट्री किया वो कंप्लीट एंट्री नहीं है, उसके साथ साथ कुछ अभी चीजें रहती है, वो हम आपसे बात करते हैं, कंप्लीट एंट्री की बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारा स्टूडेंट बहुत छोटा है, खाली कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला है। आगे बढ़ने के साथ साथ हम आपसे बात करेंगे आगे कि जीएसटी क्या होता है, क्योंकि अब हम अपना स्टैंडर्ड थोड़ा अप करते जाएंगे, एक्चुअल नॉलेज की तरफ चलेंगे जो हमें जरूरत है। अगर मैं बात करता हूं, अभी जो एंट्रीज है, इन एंट्री को तो अभी थोड़ा बेस था, बेस क्लियर अगर मेरा हो जाता है तो आगे बहुत आसानी से मैं काम कर सकता हूं बच्चों। ठीक है, तो जरा देखते हैं मैं क्या छोड़ के आया हूं जिसे अभी मुझे पूरा करना है। देखिए, हम एंट्री की बात कर ले रहे हैं। आप पहले ही एंट्री की बात कर लो। आपने मुझे क्या बोला कि जी कैश डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट, बैंक में पैसा जमा किया, तो आप लोगों ने एंट्री किया कैश
डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट। आपने कैश डिपॉजिट किया बैंक में, सपोज 5,000 रुपया आपने जमा किया बच्चों, ठीक है। तो इसकी आपने एंट्री किया, दो अकाउंट ढूंढ लिया, एक कैश हो गया एक बैंक हो गया। आपने एंट्री किया बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप लोगों ने एंट्री किया बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये काम हम करके आ चुके हैं। अब हमें इसके आगे का काम करना है। आगे कैसे करेंगे जरा उसकी चर्चा करोगे बच्चों। एंट्री तो ऐसे ही होना है जैसे करते आ रहे हैं, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं है। लेकिन इस एंट्री के दौरान हम कुछ चीजें छोड़ के आए हैं, तो छोड़ के आए हैं जरा उसकी हम चर्चा कर ले रहे हैं। एंट्री करते हैं, एंट्री थोड़ा तरीके से होगी, चेक कीजिए। आपने एंट्री किया बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बच्चों अमाउंट इस तरह से लिखी जाएगी, 5,000 रुपया और 5,000 रुपया। वैसे आपको पता है, आपको एंट्री क्लियर होनी चाहिए क्योंकि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होती है, मैनुअल नहीं होती। मैनुअल तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि मुझे बिल्कुल नए इसका बेस मजबूत हो जाए, बेस से ही क्लियर हो जाए। तो आपको आनी चाहिए भले ये करना हो या ना करना हो। तो आप लोगों ने कहा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बच्चों यहाँ पर एक नरेशन भी लिखी जाती है, यहाँ पर एक नरेशन लिखी जाती है। नरेशन का मतलब होता है जो आपने ऊपर एंट्री किया ना, उसका कोई या तो इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया हो, क्योंकि ऊपर तो आपने दो अकाउंट यूज किए, एक बैंक हो गया एक कैश हो गया, इसके बाद में तो छूट सकता है ना। जो बैंक में पैसा जमा किया, वो बैंक में पैसा कैसे जमा किया होगा, उसकी कोई रसीद नंबर होगा उसके ऊपर। तो रसीद नंबर कहाँ लिखा है, इसके अंदर नहीं लिखा ना, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बीइंग रिसीव्ड नंबर। ये जो भी कुछ होगा 1 2 3 4 5 जो भी कुछ लिखना चाहते हो, जो भी होगा वो आप लिख सकते हो, बीइंग रिसिप्ट नंबर ये, या फिर बीइंग वाउचर नंबर, जो भी वाउचर नंबर होगा, या फिर बीइंग ट्रांजेक्शन नंबर, जो भी कोई ट्रांजेक्शन होगी। कहने का मतलब है आपने जो एंट्री किया, उस एंट्री के लिए जो कोई पॉइंट छूट गया वो आप उसका नरेशन में लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नरेशन बोलेंगे। तो थोड़ा सा फॉर्मेट की चर्चा कर ले रहे। आपने कहा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बच्चों एंट्री तो एक ही होगी, एंट्री में कभी कभी चेंज होगा ही नहीं, लेकिन उस एंट्री को लिखने का एक तरीका होगा। अभी तक हम लोगों ने तरीके से नहीं लिखा, अभी तक खाली अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया। लेकिन अब क्या करेंगे, हम लोग तरीके से लिखेंगे। तो तरीका क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखने के बाद नीचे एक नरेशन होगी, उसके सामने अमाउंट होगा, डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट होगा, क्रेडिट के सामने क्रेडिट का अमाउंट होगा। और बच्चों सच बताए तो यहाँ पर डेट भी होती है, डेट अपने आप ही आ जाती है, इसलिए डेट की ज्यादा चर्चा मत करो। तो आप लोग कंप्लीट एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विद नरेशन और विद अमाउंट, जितना भी अमाउंट है उसका। आगे की चर्चा कर ले रहे बच्चों, आगे और एंट्री की देखते हैं। थोड़ा डिलीट कर देते हैं, आपके लिए पेज खाली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंट्री क्या था आपका, नेक्स्ट एंट्री था आपका कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक अकाउंट। आपने कैश विड्रॉ किया, तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया था बच्चों, 2,000 रुपया। तो 2,000 रुपये यहां पर लिखेंगे आप, और 2,000 रुपया यहां पर लिखोगे, ठीक है। और उसका नरेशन लिखोगे। आपने कैश विड्रॉ किया, कैश निकाल के लाए हो ना, तो कैश निकाल के लाने का मतलब है आप यहाँ पर जो नरेशन लिख रहे हो, ये लिख सकते हो कि किस लिए कैश निकाला, लिख सकते हो बीइंग कैश विड्रॉ फॉर, कोई भी पर्पज लिख सकते हो, ये वाला यूज, कोई रेंट पेड किया या सैलरी पे किया या कमीशन पे किया, मतलब जो भी आप चाहते हो। अगर कोई रिसिप्ट नंबर है तो बीइंग रिसिप्ट नंबर, अगर कोई ट्रांजेक्शन नंबर है तो बीइंग ट्रांजेक्शन नंबर, जो भी आपके पास हो वो चीज आप लिखोगे, तब जाके एंट्री आपकी कंप्लीट होती है। नरेशन बच्चों डाल देना चाहिए, नरेशन से आपको एक मेमोराइज होता है कि आपका काम क्या छूट गया था जो यहाँ पर हमने लिख दिया। एक थोड़ा सा एक एंट्री की जरा चर्चा कर ले रहे हैं। यहाँ पर इस वाली एंट्री की हम बात करेंगे आपसे, ये वाला एंट्री पकड़ लीजिए, गुड्स परचेज ऑफ ₹20,000, ₹5,000 पेड फ्रॉम बैंक एंड द बैलेंस इन कैश। आपने माल खरीदा 20,000 रुपए का, तो एंट्री क्या होगा बच्चों, एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट, कितना, 20,000 रुपए से, टू बैंक अकाउंट और टू
कैश अकाउंट। बच्चों 20,000 रुपए का माल खरीदा था, 5,000 रुपए तो आपने बैंक से पेमेंट किए। अगर 5,000 रुपए बैंक से पेमेंट किए तो बैंक के सामने कितना लिख दो, 5,000 रुपया। बचा हुआ कितना बचा, 15,000, वो आपने नकद पेमेंट कर दिया होगा। तो इसका नरेशन क्या बनेगा, नरेशन बनेगा बीइंग, या तो लिख सकते हो इनवॉइस नंबर, अधिकतर इनवॉइस नंबर ही आता है, बीइंग इनवॉइस नंबर ये, क्योंकि माल बेचा दिख, सॉरी माल खरीदा दिख रहा है, पेमेंट किया वो भी दिख रहा है, सब कुछ आपके सामने है। क्योंकि बैंक से पेमेंट किया तो बैंक का चेक नंबर या एनएफटी का कोई जो ट्रांजेक्शन नंबर होता है वो, या कुछ इस तरह का कोई मेमोराइज नंबर लिख सकते हो जिसकी आपको जरूरत है। अगर नहीं आपके पास कुछ भी है तो इनवॉइस नंबर लिख दो, बीइंग इनवॉइस नंबर ये इतने रुपए का माल हमने खरीदा। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक थोड़ा सा एक एंट्री मुझे और ठीक सा लगा था, उसकी भी चर्चा आपसे कर लेते हैं। इसमें आपने बोला था कैश रिसीव फ्रॉम महेश एंड डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट। आपको महेश से कैश मिला, महेश से कैश मिला तो एंट्री क्या होगा बच्चों, नया सीट ले लेते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम महेश, एंट्री बताओ जल्दी जल्दी। एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू महेश, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश बीइंग कैश रिसीव्ड अगेंस्ट, आपको महेश से कैश मिला, कितना भी मान सकते हो, सपोज 5,000 रुपया मिला। ठीक है, आपको महेश से कैश मिला, आपने बोला कैश अकाउंट डेबिट टू महेश, आप यहां पर जो नरेशन लिखोगे बीइंग कैश रिसीव्ड अगेंस्ट, आपको महेश से कैश क्यों मिला। ऐसा भी हो सकता है कि हमने उसको माल बेचा इसलिए मिला, ऐसा भी हो सकता है कि हमने उसको कोई सर्विस प्रोवाइड कराया उसके लिए मिला, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमने उसको उधार दिया हो। तो जो भी आपको लिखना है यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पे कोई टेक्निकल चीज की जरूरत नहीं है बच्चों। यहाँ पर लिखना है बीइंग कैश रिसीव्ड अगेंस्ट रिसिप्ट नंबर, या अगेंस्ट क्रेडिट नोट, या अगेंस्ट इनवॉइस नंबर, मतलब जो भी आपको लगता है कि जिसके अगेंस्ट ही पैसा आ रहा है उसके अगेंस्ट मेरे पास आ गया। ठीक है, अब ये वाला पैसा अपने बैंक में जमा कर दिया, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां पे भी वही बीइंग रिसिप्ट नंबर, जिस रिसिप्ट नंबर से आपने बैंक में जमा किया 5,000। अब थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों, आपने कैश अकाउंट डेबिट टू महेश किया, फिर महेश डेबिट टू कैश किया, यहाँ पर महेश को क्या कर दिया, डेबिट, और यहाँ पर महेश को सॉरी कैश को क्या कर दिया, डेबिट, और यहाँ पर कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट। तो अगर मैं सीधी एंट्री कर देता कि जी महेश से मिलो सीधा बैंक में चले गए, तो एंट्री क्या बनती, बैंक अकाउंट डेबिट टू महेश, कितना, 5,000 रुपया। सीधा डायरेक्ट एंट्री आप कर सकते हो, और नरेशन वो वाले लिख सकते हो जो आपने ऊपर लिखा, बीइंग कैश रिसीव्ड अगेंस्ट, ये अगेंस्ट का मतलब आपने उसको माल बेचा था या फिर किस बाबत आपके पास पैसा आया, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो कहने का मतलब है आपको एंट्री सब क्लियर हो गया, सब कुछ टॉपिक क्लियर हो गया। टॉपिक क्लियर करने के बाद बस इसके एक फॉर्मेट के अंदर डालना है। तो फॉर्मेट के अंदर डालने का मतलब है, एक तो जैसा आपको नरेशन लिखना जरूरी है, उसका अमाउंट लिखना जरूरी है। तो ये बहुत बड़ी काम नहीं है, भारी काम सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपको अपने नियम क्लियर करना है। अगर आपको बच्चों नियम क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आपको कोई ताकत नहीं कि अकाउंटेंट बनने से रोक सके। तो फिलहाल तो बच्चों हम आपसे यही बात करेंगे कि आप लोगों ने जो एंट्रीज किया, उन सब एंट्रीज को आप एक बार कर सकते हो इस फॉर्मेट के अंदर डाल के। इस फॉर्मेट के अंदर डालने का मतलब हो गया, तो आपको ये हो जाएगा कि ये एंट्रीज कैसे की जाती है, सब कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। और एक चीज और बता दे बच्चों, जो बच्चे लेक्चर्स को बीच बीच में देख रहे हैं, हो सकता है कि शायद उन लोगों को ये चीज जल्दी समझ ना आए, क्योंकि अगर वो बीच से देख रहे हैं तो पुराने लेक्चर, आपने पिछला लेक्चर किया, सपोज करते हैं सेल्स और परचेज किया, उसका जो एंट्रीज है, प्रैक्टिस वर्क है, वो हमने अगली एंट्री में डिस्कस किया। फिर सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न का किया, उसका जो सोल्यूशन है आगे डिस्कस किया। फिर बैंकिंग एंट्रीज है, उसका सोल्यूशन आगे क्लियर किया। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ये लगे कि बीच में से अगर लेक्चर उठाकर देखोगे तो समझ ना आए। ठीक है, तो उस चीज के लिए आपको क्या करना है कि
ये सभी लेक्चर्स वन बाय वन देख लेने हैं, बड़े लेक्चर नहीं है, 15 से 20 मिनट का एक लेक्चर होगा, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है। और अगर आप इस 15 से 20 मिनट के लेक्चर को देखोगे और उसे सिंसियरिटी के साथ कंप्लीट करोगे, और सिंसियरिटी के साथ कंप्लीट करने के बाद जो प्रैक्टिस वर्क दिया जा रहा है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसके बाद आपको कुछ काम करने की जरूरत रह जाती है। अभी बहुत हल्का काम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, इस चीज को हम बढ़ाएंगे। अभी हमारा अगला पॉइंट होगा, उसके ऊपर बड़े क्लास बनाएंगे, बड़ी चर्चा करेंगे, आप लोगों को बोर नहीं होने देंगे। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को इनके ऊपर बहुत ध्यान से इस लेक्चर्स को पूरा करना चाहिए। अगर आप इन लेक्चर्स को पूरा कर लेते हो तो बहुत आसानी से आप अपने करियर को आगे प्रोसीड कर सकते हो। मुझे लग रहा है सभी को क्लियर होगा। अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।